मेरा नौकर मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता था। वह कहता कि मालकिन, मैं आपको ज़िंदगी भर खुश रखूँगा। मैं हमेशा आपको एक दीवानों की तरह मोहब्बत करूँगा, चाहे वह पल सुख के हो या दुख के। मुझे विधवा होने बाद से आज पहली बार ऐसा वो मुझे कहा था, लेकिन उसकी उम्र और मेरी उम्र में बहुत फासला था। मैं सोचने लगी, क्या यह मुझे वह खुशी दे पाएगा जो मैं चाहती हूँ? ये तो अभी बहुत छोटा है। फिर उसने मुझे ऐसी बातें करने लगा कि मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाई। उसके साथ कमरे में चली गई। फिर उसने जो कारनामा दिखाया, उससे तो मैं हैरान रह गई, जिसे मैं बच्चा समझ रही थी। उसने तो मेरी चीखें, मेरा नाम अमृता है और मुझे विधवा हुए 17 साल बीत गया था। मेरे पति की अचानक मौत के बाद मैंने अपने इकलौते बच्चे के लिए और उसके जीवन बनाने की कोशिश में मैंने अपने 17 साल बर्बाद कर दिया था। उस वक्त घर में एक बहुत पुराना नौकर काम करता था, जिसका नाम रामू था। लेकिन अब उसने भी नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया था और वह काफ़ी समय से हमारे यहाँ काम पर नहीं आ रहा था। वह अपने काम को अपना समझकर पूरे विश्वास के साथ किया करता था, लेकिन एक दिन वह अचानक से नौकरी छोड़ने की बात कर दिया, जिसे सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई। दरअसल इन सब के पीछे मेरे बेटे अमित का हाथ था। मैं और मेरा बेटा अमित एक छोटे से शहर में रहते थे। मैंने अमित को अच्छी शिक्षा के साथ पाल पोस कर बड़ा कर किया। अमित ने भी कड़ी मेहनत किया और अपनी पढ़ाई पूरी किया। आखिरकार उसे एक अच्छा कंपनी में नौकरी मिल गई, लेकिन यह नौकरी विदेश में था। अमित बहुत खुश था, लेकिन मैं बहुत नाराज़ थी, क्योंकि मैं बेटे को अपने से इतनी दूर नहीं जाने देना चाहती थी। अमित हमेशा से ही विदेश जाने का सपना देखता रहता था और फिर अमित ने रामू को भी यह सपना दिखाने लगा। अमित ने रामू से कहा कि तुम यहाँ जितना मेहनत करते हो, अगर इतना मेहनत विदेश में करोगे तो तुम महीना के 60,000 रुपये तक कमा सकते हो और वहाँ तुम मेरे साथ मेरे घर में भी रह सकते हो। उसके बदले में जो तुम यहाँ काम कर रहे हो, वही काम तुम्हें वहाँ पर करना होगा। इसके लिए अलग से मैं तुम्हें 30,000 हर महीना दूंगा। रामू अमित के झांसे में आ गया और इसी वजह से अचानक रामू ने नौकरी छोड़ने की बात कर दिया। 10 दिन के बाद मेरा बेटा अमित विदेश जाने की बात करने लगा, लेकिन मैं उसके इस फैसले से सहमत नहीं थी। अमित ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, फिर भी मैं राज़ी नहीं हुई। मैं अपने बेटे से कहने लगी, बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा शादी हो जाए और तुम यहीं हमारे साथ अपने ही देश में रहकर किसी अच्छे कंपनी में काम करो। तुम्हारे सिवा कौन है मेरा यहाँ? मैं तो तुम्हारे लिए ही तो अब तक जी रही हूँ। अमित मेरी बात सुनकर कहने लगा कि माँ, तुम मेरी शादी जैसे करना चाहो करा सकती हो, लेकिन मैं विदेश का प्लान कैंसिल नहीं करूँगा। इतना कहकर वहाँ से चला गया। आखिरकार मुझे अपनी माँ का फ़र्ज़ निभाना था, इसलिए फिर मैंने अमित की शादी राधिका नाम की लड़की से करा दी। शादी के बाद मेरा बेटा अमित अपनी पत्नी राधिका को लेकर विदेश जाने लगा। फिर मैं अपनी बहू से इस बारे में बात की। मैंने कहा, बहू, अपने पति को समझाओ कि वह विदेश ना जाए। इतना सुनकर मेरी बहू ऊंची आवाज़ में बोलने लगी, सासू माँ, मेरे पति मुझे जहाँ लेकर जाएंगे मैं वहाँ खुशी खुशी चली जाऊंगी, इसलिए आपको जो भी कहना है आप खुद अपने बेटे से कहिए। यह आपका आपसी मसला है, मेरा नहीं। फिर मैं अमित के आगे हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि बेटा, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। लेकिन अमित मेरी बात को अनसुना कर दिया और जाने लगा। मेरा नौकर रामू भी साथ में अपना बैग लेकर जाने के लिए तैयार था। तभी मुझे द्वारा पड़ा और मैं चक्कर खाकर गिर गई, लेकिन मेरा बेटा और बहू मुझे पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। लेकिन मेरा नौकर रामू मुड़कर देखा तो मैं नीचे गिरी हुई थी। वह जल्दी से दौड़कर आया और मेरे मुंह पर पानी मारने लगा, जिससे मैं होश आ गई। अमित मेरे पास आया और बोला, रामू चलो, देर हो रहा है। तभी रामू ने जाने से इनकार कर दिया। उसके बाद रामू ने सारा माजरा मुझे बता दिया कि छोटे मालिक ने मुझे विदेश में ज़्यादा पैसे देने का झांसा दिया था, इसलिए मैं नौकरी छोड़ने का बात किया था। मेरा बेटा अब विदेश चला गया और मुझे किसी से कोई हमदर्दी नहीं मिला। मेरे पति को गए हुए 17 साल हो गए थे और अब मेरा बेटा भी मुझे छोड़कर चला गया था। मैं ऐसी निराशा में बैठी थी कि तभी नौकर उदास चेहरा लेकर मेरे पास आया। वह कहने लगा कि मालकिन, आप इस तरह से उदास मत होइए। इस बात को लेकर आप ज़्यादा परेशान मत रहिए।
इससे आपके चेहरे का गोरा रंग फीका पड़ जाता है। ऐसा लगता है कि आप बहुत दिनों से बीमार हैं। जब से मेरे पति का मौत हुआ है, तब से मुझे अपनी नौकर के अलावा किसी और से समर्थन नहीं मिला था। अब मेरे बेटे को विदेश गए 2 साल हो गए थे। तब से मेरा नौकर रामू मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। वह रात में घर के बाहर बरामदे में ही सोता था और वह मेरे साथ बहुत ईमानदारी से पेश आता। मेरे पति के चले जाने के बाद मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपने बेटे को बहुत प्यार से पाला और एक दिन उसने भी मुझे छोड़ दिया। उस वक्त मैं 30 साल की थी। मेरी शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। मेरा नौकर रामू और मेरे बीच एक बड़ा अंतर था। रामू उस वक्त 25 साल का था, जबकि मैं उससे काफ़ी बड़ी थी। रामू बचपन से ही मेरे घर नौकरी करता था, क्योंकि इससे पहले उसके माता पिता काम किया करते थे। फिर उनको गुजर जाने के बाद रामू काम करने लगा था। मुझे धीरे धीरे रामू से प्यार होने लगा था, क्योंकि वह छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखने लगा था। अब घर में उसके अलावा मेरा कोई नहीं था। मैं रामू को अपने मन की बात बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे शर्म आ रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि मैं विधवा हूँ और वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। फिर एक दिन हम दोनों कार से सब्जी लाने बाजार जा रहे थे। सिग्नल पर कार रुक गई। तभी वहाँ एक भिखारी पैसे मांगने आया। उस वक्त कार रामू चला रहा था और मैं उसके बगल में बैठी हुई थी। मैंने 100 का एक नोट निकाली और भिखारी को दे दिया। मुझे आश्चर्य तब हुआ जब भिखारी ने कहा कि तुम दोनों जीवन भर ऐसे ही खुश रहो। ऊपर वाला तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। उस वक्त मैं रामू को एक अलग नज़रिए से देख रही थी। तभी मैं रामू से कहने लगी, एक बात बताओ, क्या इस उम्र में कोई महिला शादी कर सकती है? उसने तुरंत जवाब दिया, क्यों नहीं, कई महिलाओं की शादी तो बड़ी उम्र में भी हो जाती है और उनकी उम्र भी आपके जितनी ही होती है। रामू की बातों से मुझे अलग खुशी का एहसास होने लगा था, लेकिन फिर मैंने उससे कहा, छोड़ो, जाने दो, अभी तुम बहुत छोटे हो और अभी तुमने शादी भी नहीं की है, इसलिए मैंने जो कुछ तुमसे कहा उसके लिए मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ। रामू कहने लगा, मालकिन, आप तो देखने में अभी भी एक जवान लड़की की तरह ही लगती है, जैसे अभी आपकी उम्र 30 साल ही हुआ हो। इस उम्र के हिसाब से आप मुझसे सिर्फ 5 साल बड़ी हैं और मैं आपसे 5 साल छोटा। रामू कहने लगा, मालकिन, आप खुद को इतना फिट रखती हैं कि आपके चेहरे पर अभी तक जवानी की झलक चमकती है। आपके चेहरे से मुझे लगता है कि आपने अपने जीवन में कुछ भी नहीं देखा है। पति के जाने के बाद आपने केवल अपने बच्चे की देखभाल की है, लेकिन उसके अलावा आपने कभी भी अपना सुख हासिल नहीं किया, जबकि बहुत सी औरतें इस उम्र में भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाती हैं और वह एक पराये मर्द की तरफ अपना कदम बढ़ाने लगती हैं। लेकिन आपने ऐसा कभी नहीं किया। आपके पति के गुजरने के बाद क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको भी अपनी सुख हासिल करना चाहिए? रामू की ऐसी बात सुनकर मैंने उससे कहा कि तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हो? यानी तुम चाहते हो कि मैं अभी भी शादी कर लूँ? रामू कहने लगा, जी हाँ मालकिन, मैं यही चाहता हूँ। उसकी ऐसी बात सुनकर मैं रामू से बोली कि मैं एक विधवा हूँ और इस उम्र में कौन मुझसे शादी करेगा, और फिर मुझसे इस उम्र में शादी करके कौन खुश रह पाएगा? मेरी बात सुनकर रामू कहने लगा, मालकिन, आप बहुत अच्छी हैं। मैं आपको हद से ज़्यादा चाहता हूँ और एक बार मैं आपको रात में सोने के दौरान उस हालत में भी देखा था। उस रात को मैंने आपका शरीर भी छुआ था। तभी मुझे महसूस हुआ कि आप अभी भी जवान हैं। इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर रामू कहने लगा कि मालकिन, मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूँ। अगर आप नाराज़ ना हो तो मैं आपसे कहूँ, आप दिखने में बहुत खूबसूरत है और आपका दिल भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे माफ़ करें मालकिन, मुझे ये बात आपको बताने में शर्म आ रही है। मालकिन, आप चाहो तो मैं आपसे शादी करना चाहूँगा। मालकिन, मेरे मन में बस यही बात थी, इसलिए आपको उस रात सोते हुए छुआ था। रामू की ऐसी बात सुनकर मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। मुझे ऐसे मालूम हो रहा था कि सचमुच मैं एक जवान लड़की हूँ, इसलिए मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सकी। मैंने तुरंत रामू से कहा कि मैं नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी और मेरी उम्र में बहुत अंतर है। तुम अच्छे दिखते हो, इसलिए मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन अभी तुम बहुत छोटे हो और मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ, तो तुम मुझे वो खुशी कैसे दे पाओगे? मेरी बात सुनने के बाद रामू कहने लगा, मालकिन, आप सोच लीजिए, आपको औरत का सुख चाहिए या नहीं?
क्योंकि मैं आपको इसके लिए हाँ कहने के लिए मजबूर नहीं करूँगा। आप इस बारे में अच्छी तरह से सोच लीजिए। अगर आपकी तरफ से नहीं है तो मुझे जवाब दीजिए। मैं बेसब्री से आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। इतना कहकर रामू सोने चला गया। कुछ ही घंटे के बाद शाम को जब मैं बाज़ार से घर आई तो मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था और मैं तनावग्रस्त हो रही थी। उस वक्त मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं उस वक्त केवल रामू के बारे में ही सोच रही थी। मैं अपने दिमाग से रामू के बारे में ना सोचने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन यह मुझसे नहीं हो रहा था। बस मेरे दिमाग में उसकी यह बातें गूंज रही थीं कि मालकिन आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, मैं आपको इसके लिए मजबूर नहीं करूँगा। फिर मुझे एहसास हुआ कि जब से मुझे मेरे बेटे ने छोड़ दिया है तब से केवल रामू ही मेरे हर सुख दुख में साथ रहा है। मैं सोचने लगी कि ना तो अब मेरा कोई है और ना ही रामू का। फिर अगले दिन रामू मेरे ऑफिस से एक हिंदी कहानी की किताब लेकर मेरे कमरे में आ गया। उस वक्त मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उस वक्त रामू वह किताब लेकर दरवाजे पर खड़ा था। फिर पूछा कि मालकिन क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैंने उसे हाँ में जवाब दिया। फिर मैं रामू से कहने लगी कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। उसने तुरंत उस किताब को बगल में रख दिया और मेरा सर दबाने लगा, लेकिन फिर भी दर्द कम नहीं हो रहा था। वह तुरंत विक्स लेकर आया और मेरे सर पर लगाने लगा, लेकिन उस विक्स लगाने की वजह से मेरी आंखें बहुत तेज़ जलने लगी थीं। तब रामू को मेरी बेचैनी देखी नहीं गई। तभी वह मेरी आंखों में फूंक मारने लगा। उस वक्त उसके बीच और मेरे बीच की दूरी बिल्कुल ना के बराबर थी, जिससे मेरा दिमाग दर्द की जगह से घूमकर हम दोनों की दूरी के फासले पर चला गया। उसके इतना करीब होने से मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा था। कई सालों के बाद कोई मेरा इतना करीब आया था। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी समुंदर में डूबती जा रही हूँ, और उस वक्त मुझे उस समुंदर से निकालने वाला सिर्फ रामू था। मैं बिल्कुल ही बेचैन होने लगी थी। फिर थोड़ी देर के बाद मैं अचानक से कराहने लगी, जिसे सुनकर रामू पूछने लगा, क्या हुआ मालकिन? उस वक्त मैं शर्म से उसे कुछ ना बोल पाई, क्योंकि उस वक्त मेरे वजूद में एक अलग ही बेचैनी भड़क उठी थी, लेकिन मैं उससे यह बात बता ना पाई। फिर मैं उसे अपनी भावनाओं को छुपाते हुए बोली, मेरे पति की मौत के बाद मैंने कभी किसी अजनबी को इतना करीब नहीं आने दिया, लेकिन तुम्हारे इतना करीब आने से मेरे मन में अलग अलग भावनाएं पैदा हो रही हैं और यह सब ठीक नहीं है। इसलिए तुम अब जाओ, मेरा दर्द कम हो गया है। अगले दिन फिर से मेरी तबीयत खराब हो गई। इस बार बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए रामू मुझे अस्पताल ले गया। वहाँ डॉक्टर के कहने पर मुझे 2 दिनों तक अस्पताल में ही भर्ती रहना पड़ा। उस वक्त भी दिन रात रामू मेरे पास में ही बैठा रहता था। मैं जब भी उसे देखती तो मुझे रामू के चेहरे से पता चलता कि वह बहुत परेशान है। अस्पताल से घर आते समय रामू ने सवाल किया कि मालकिन शायद आप वह सवाल भूल गई हैं जो मैंने आपसे पूछा था। मालकिन आपको शायद मुझ पर भरोसा नहीं है, इसलिए इतना बड़ा फैसला लेने से डरती है। फिर रामू ने कहा कि मालकिन, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा है उन सभी बातों को आप अपने दिमाग से अभी के लिए निकाल दीजिए। पहले आप पूरी तरह से ठीक हो जाइए, फिर उसके बारे में सोचिएगा। अब हम घर आ चुके थे और रामू ने मुझे मेरे कमरे में लेटाकर वह किचन में चला गया। थोड़ी देर बाद वह मेरे लिए खाने को कुछ हल्की चीज़ें लेकर आया, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे हल्की चीज़ें ही खाने को बोला था। वह भी मेरे साथ ही बैठकर खाया और फिर मुझे दवा खिलाकर थोड़ी देर के बाद वह बाहर सोने चला गया है। अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो मेरा बेटा और बहू दोनों घर आ चुके थे। उन दोनों को देखकर मैं बहुत खुश थी। उस वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैं जैसे तैसे करके उठी और अपने बेटे को गले लगाकर रोने लगी। तभी अमित ने मुझे गले से हटाकर कहा कि आपको साफ सफाई का ख्याल रखना भी नहीं आता और गले पड़ गई हैं। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ़ महसूस करने लगी थी। तभी रामू भी जाग गया और वह नाश्ता बनाने के लिए किचन में चला गया। मैं आंगन में जाकर कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मेरा बेटा अमित आया और कहने लगा, माँ, आप भी हमारे साथ विदेश हमारे घर चलो, हम वहाँ हंसी खुशी से रहेंगे। मुझे आपकी याद आती रहती है, इसलिए मैं आपसे मिलने चला आया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ चलो।
तभी रामू ने नाश्ता लगाकर हमें बुलाने आ गया और यह सारी बातें सुन लिया। विदेश जाने की बात सुनकर रामू बहुत उदास हो गया। फिर हम नाश्ता करने लगे, लेकिन रामू ने कुछ नहीं खाया। जब मैंने रामू से कहा कि रामू तुम भी नाश्ता कर लो, तो वह कहने लगा कि मालकिन मेरा तबीयत ठीक नहीं है, आप नाश्ता कर लीजिए, मैं बाद में कर लूँगा। मैं जानती थी कि उसका तबीयत खराब नहीं है और वह झूठ क्यों बोल रहा है इसका भी मुझे अंदाज़ा था। नाश्ता करने के बाद जब मैं अपने रूम में जा रही थी तो मुझे किचन से किसी की रोने की सिसकियाँ सुनाई दे रही थीं। जब मैं किचन में जाकर देखा तो वहाँ रामू रो रहा था। मैं यह जानती थी कि वह क्यों रो रहा है। तभी मुझे देखकर वह अपना आंसू पोंछते हुए कहा, मालकिन, मैंने अब तक आपसे जो कुछ भी कहा है उसे आप भूल जाओ और आप खुशी खुशी अपने अपने बेटे के साथ विदेश चली जाओ। आपके बेटे और बहू आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप भी तो अपने बेटे के साथ रहना चाहती थी ना। अब और मैं आपको अकेला रोते हुए नहीं देख सकता, इसलिए आप अपने बेटे के साथ चले जाइए। इतना कहकर वह छत पर चला गया। फिर मैं भी अपने कमरे में आ गई। कमरे में आने के बाद मैं रामू के बारे में ही सोच रही थी। मुझे उसके प्यार का अंदाज़ा हो रहा था, लेकिन मैं क्या करती, उस वक्त मैं मजबूर थी। फिर मेरे दिमाग में ख़्याल आया कि अगर मैं रामू को वह खुशी दे दूं जो वह मुझसे चाहता है, तो शायद वह भी खुश हो जाएगा। यह सोचकर मैं उससे मिलने के लिए छत की तरफ जाने लगी। अभी मैं अपने बेटे और बहू के कमरे के पास ही थी, तभी मुझे अपनी बहू की आवाज़ सुनाई देने लगी। वह अपने पति से कह रही थी कि आप अपने माँ को कैसे भी करके विदेश लेकर चलिए, क्योंकि अब मुझसे ज़्यादा काम नहीं होगा। वैसे भी अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए सासू माँ को वहाँ ले चलिए, ताकि वह हमारे घर में मेरी और मेरे होने वाले बच्चे का भी देखभाल कर सकें। इससे आपको अलग से जो नौकर को पैसे देने पड़ते हैं, वह भी बच जाएगा। तभी अमित अपनी पत्नी से कहने लगा, तुम चिंता मत करो, मैं माँ को विदेश जाने के लिए मना लिया हूँ। बस तुम कोई गड़बड़ मत करना और यह पता नहीं चलने देना कि हम उन्हें ले जाने के लिए ही आए हैं, ना कि उनसे मिलने। अपने बेटे और बहू की यह सारी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उस वक्त मैं अंदर से एक बार फिर टूट चुकी थी। तभी रामू छत से नीचे आ गया और मुझे रोते हुए देख लिया। इस तरह से मुझे रोता हुआ देख वह बहुत परेशान हो गया। उसे लगा कि मेरी तबीयत फिर से खराब हो गई, इसलिए वह जल्दी से मुझे अपनी गोद में उठाया और मेरे कमरे में लेकर चला गया और मुझे बिस्तर पर लेटा दिया। फिर वह दवाई ढूंढने लगा। तभी मैंने रामू से कहा कि मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तब जाकर रामू को थोड़ा सुकून मिला। वह मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा, मालकिन, फिर आप क्यों रो रही है? तब मैं अपनी बेटे और बहू की बातें उसे बताई और फिर उसके गले लगकर रोने लगी। रामू मुझे चुप करा रहा था, लेकिन मैं चुप होने के नाम ही नहीं ले रही थी। तभी रामू ने अपना मुंह मेरे मुंह पर रख दिया, जिससे मैं चुप हो गई। जब मैं चुप हो गई, तब उसने अपना मुंह मेरे मुंह पर से हटा लिया। 3 दिन के बाद मेरा बेटा और बहू वापस विदेश जाने के लिए तैयार थे। तब मेरा बेटा मुझे भी तैयार होने को कहने लगा। उसने कहा, माँ, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, पहले ही हम देर हो चुके हैं। उस समय मैं विदेश जाने से इनकार कर दिया। मेरे इनकार करने के बाद मेरे बेटे और बहू दोनों का मुंह देखने लायक हो गया था। अमित कहने लगा, आपने परसों तो जाने के लिए हाँ किया था और आज आप इनकार कर रही हैं, आखिर क्यों? तब मैंने उन दोनों की गलती ना बताकर बस इतना ही बोली, बेटा, मैं अपने घर को छोड़कर कहीं और नहीं जा सकती। फिर वह दोनों मुंह फुलाए वापस विदेश चले गए। उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल भी नहीं रोई, क्योंकि मैं यह मान चुकी थी कि मेरे लिए रामू के अलावा कोई और नहीं है जो मेरा ख्याल रख पाएगा। फिर मैंने यह फैसला कर लिया कि मैं रामू से शादी करूँगी। बेटे के जाने के 4 दिन बाद मैं सोच रही थी कि यह बात मैं अपने बेटे को कैसे बताऊं कि मैं दूसरी शादी करने जा रही हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने थोड़ी हिम्मत करके अपने बेटे को फ़ोन किया और उसे सब कुछ बताया। उसने मुझसे कहा कि माँ, तुम एक शादीशुदा हो और आप एक नौकर के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? आप मेरा एक बात याद रखना, उस नौकर के नाम पर कोई संपत्ति मत कर देना, क्योंकि वह आपका संपत्ति के लिए ऐसा कर रहा है। दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं और उनमें से एक तुम्हारा नौकर रामू भी है। याद रखना। इतना सुनने के बाद मैंने फ़ोन काट दिया,
लेकिन फिर दोबारा उधर से अमित ने फ़ोन किया और कहने लगा, माँ, तुमने बहुत कष्ट सहा है और मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ गलत करो। रामू को पैसे की लालच देकर देखो, वह शादी से मना कर देगा। अपने बेटे की यह सब बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मैं सोचने लगी कि मेरा बेटा मेरे बारे में इतना सब कैसे बोल सकता है। फिर मैंने रामू को फ़ोन किया और उसे बताया कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ और कल ही मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगले दिन हम दोनों ने एक मंदिर में जाकर शादी कर ली, लेकिन उसके बाद मेरा बेटा हमारी शादी के खिलाफ हो गया। 4 साल दूर रहने के बाद मेरा बेटा घर आया था, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए। मैंने अपना पूरा जीवन अपने बेटे की जीवन बनाने के लिए दांव पर लगा दिया था, जिससे मैं उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन उसके पास मेरे लिए कोई भावना नहीं थी। मैंने अपने बेटे के लिए इतना कुछ सहा था कि इस बात को मेरे अलावा और कोई नहीं समझ सकता था। वह कुछ ही दिनों के बाद फिर से मेरे पास आया और मुझसे बात भी नहीं किया। फिर वह सीधा अपना हिस्सा मांगने लगा। कानूनी तौर पर उसका हक बनता था मेरी जायदाद पर, इसलिए मैंने उसका हिस्सा दे दिया। वह अपना हिस्सा बेचकर हमेशा के लिए वापस विदेश चला गया। अब शादी के बाद मैं रामू से नौकर व काम कराना बंद करा दिया, लेकिन वह कहने लगा कि अब आप मेरी पत्नी हैं और अपनी पत्नी के लिए मैं यह सब करता रहूँगा। फिर मैं भी उसका हाथ घर के कामों में बटाने लगी। कुछ ही दिन में रामू एक नौकरी भी ढूंढ लिया और मैंने भी अपना ऑफिस दोबारा शुरू कर दी। मैंने अपने बेटे के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया था, लेकिन उसने इसकी कोई परवाह नहीं की। इसलिए मैं अब सब कुछ भुलाकर सिर्फ रामू के लिए जीने लगी। आज मैं फिर विधवा से सुहागन बन गई थी। आज मेरी और रामू की सुहागरात थी, तो मैंने अपने कमरे को खूब अच्छे से सजाया और थोड़ा खुशबू वाला स्प्रे भी किया। अपने पति रामू को मैंने कमरे में बुलाया और जब मैं बिस्तर पर लेटी तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा पति तो मुझसे बहुत ही कम उम्र का है। क्या उससे मुझे वह खुशी मिल पाएगी? क्या वह मुझे उस मुकाम तक पहुंचा पाएगा? अभी मैं यही सब सोच रही थी कि रामू अंदर आया और एक गिफ्ट लेकर आया था। उसने मुझे पार्सल देते हुए कहा, मालकिन, यह हमारी सुहागरात के लिए आपके लिए तोहफा है, जल्दी से इसे पहन कर आइए। तभी मैं बोली, रामू, अब तुम मुझे मालकिन मत कहा करो। अब हमारी शादी हो गई है, इसलिए तुम मुझे मेरे नाम से बुलाया करो। रामू कहने लगा, ठीक है अमृता, जाओ इसे पहन कर आओ। फिर मैं रामू से कहने लगी कि रामू, चलो आप ही पहना दो ना। फिर रामू मुझे पार्सल खोलने को बोला। जैसे ही मैं पार्सल खोली तो उसे देखकर मैं चौंक गई, क्योंकि उस पार्सल में एक गाउन था जो दिखने में बहुत ही सुंदर था, लेकिन इस उम्र में मुझे वह पहनने में शर्म आ रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यहाँ तो मैं और मेरे पति ही हैं और आज हमारी शादी की पहली रात भी है, इसलिए मैं चुपचाप खड़ी रही और रामू मुझे वह गाउन पहनाने लगा। थोड़ी देर का काम में मेरा पति बहुत वक्त लगा रहा था। उस वक्त रामू को इतना करीब होने से मेरे अंदर एक अलग ही भावना उत्पन्न होने लगी थी। फिर मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सकी और रामू से लिपट गई। मेरा पति मुझसे बोला, अमृता, आज मैं तुम्हारे साथ जी भर के प्यार करूँगा। यह सुनकर मैं बहुत उतावली हो गई, क्योंकि मुझे भी 17 साल से वह सुख नहीं मिला था। उस रात उसने मुझे इस कदर प्यार किया था कि मैं पूरी तरह से खुश हो गई थी। आज मुझे समझ आ गया था कि जिसे मैं छोटा समझ रही थी वो तो बहुत ताकतवर निकला था। रामू कहने लगा, अमृता, मैं तुमसे जीवन भर इसी तरह प्यार करता रहूँगा। उस वक्त मेरे लिए बेटे का जाने का दुख अलग था, दूसरी तरफ मुझे अपने पति रामू से प्यार पाने का खुशी अलग। रामू मेरा घर का नौकर होते हुए भी उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा था, लेकिन जिसे मैंने पैदा किया और परवरिश की वही मुझे छोड़ दिया। आज मैं फिर से एक नई जिंदगी में खुश थी। मुझे रामू से वो सब खुशी मिल रहा था जो एक पत्नी को अपने पति से चाहिए था। हम हमेशा जिसके भरोसे रहते हैं अक्सर वही धोखा देता है। उस वक्त मैं उम्र के ऐसे पड़ाव पर थी जब मुझे अपनों की ज़रूरत थी और किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। रामू घर का नौकर होते हुए भी मुझे हर खुशी दी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।